नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। दीपक रावत जो कि 20 साल का है और चोरगढ़ी थाना रामपुर नौकिन का निवासी है। दीपक गुड़हर मोड़ के पास देवेंद्र प्रताप सिंह के मकान में काम कर रहा था और 16 अक्टूबर को काम करते वक्त उसे करंट लग गया। दीपक को आनन फानन में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब भर्ती कराने के बाद से ही संजय गांधी अस्पताल की एक नई लापरवाही उजागर होती है। इसके पहले भी संजय गांधी अस्पताल से कई लापरवाही की खबरें सामने आ चुकी हैं और एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। दीपक को 16 तारीख को करंट लगा, उसके बाद उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी कल शाम 5 बजे के आसपास उपचार के दौरान मौत हो गई। इस बात की खबर जैसे ही परिजनों को लगी, उन्होंने बताया कि दीपक को बर्न यूनिट में एडमिट कराया गया था। परिजनों ने संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि डॉक्टरों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया और बाद में जब परिजन ने मृतक की बॉडी मांगी तो डॉक्टरों ने उन्हें कोरोना पॉजिटिव बता दिया और यह कहा कि पीएम करवाने के बाद नगर निगम को उसकी बॉडी सौंप दी जाएगी और प्रोटोकॉल के हिसाब से अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजनों की यही मांग है कि उन्हें उनके बेटे की लाश दी जाए और परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। स्थानीय निवासी हैं आपके रामपुर नैकिन के, चोरगढ़ी गांव का नाम है इनके, और ये जो मृतक है ये काम करता था, देवेंद्र प्रताप सिंह है, गुड़हर मोड़ में उनके घर का निर्माण हो रहा था। वहीं कुछ ऐसी घटना हुई कि उसको वहाँ करंट लग गया। अब ये लापरवाही के कारण हुई, कैसे हुई, एक जांच का विषय है। तो उसको मृतक को यहाँ ले आया गया संजय गांधी अस्पताल उपचार के संबंध में। जब उसको यहाँ लाया गया, मृतक को सिर्फ करंट लगा था, वो पूरी तरह से बाकी शारीरिक क्षमताओं बस वो सक्षम था, स्वस्थ था। उसका 2 दिन से यहाँ इलाज चल रहा था। कल दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई 4 बजे। समस्या और दिक्कत इस बात की है कि जो पूरे परिजन उसके गांव से आए हैं, उनको अपने उसकी रिश्तेदार की, अपने बेटे की, अपने भाई की लाश नहीं मिल पा रही। लाश क्यों नहीं मिल पा रही? यहाँ एक लाइन में एक बात कह दी गई कि वो कोरोना पॉजिटिव था। अब वो मामला पोस्टमार्टम के लिए जाएगा, उसके बाद उसको नगर निगम में सौंपेंगे, उसके बाद अगर बॉडी मिली तो मिली, नहीं आप भूल जाओ। मेरी देखिए सिर्फ एक मांग है, एक आग्रह है, ये सब मामले किसी भी तरह से सामाजिक दायरे में नहीं आते। इन सब मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब कोई चैन से जी भी नहीं पा रहा, कोई चैन से मर नहीं पा रहा। मतलब कोई ख़त्म हो गया तो उसको कोरोना हो गया, कोई जिंदा है तो उसको कोरोना साबित कर दिए। तो ये कोरोना का जो पूरा मामला बना के रखे हैं, ये धंधा व्यापार का दृष्टिकोण इसमें ख़त्म होना चाहिए। रीवा के रहने वाले एक शख्स ने एक बेहतर मिसाल पेश की है। नाम है अकबर खान, जिन्होंने मुसीबतों को देखते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही लगातार वृद्धि व समस्याओं से जूझ रहे बच्चों के लिए एक साधारण साइकिल को मोटरसाइकिल का आकार दे दिया है। इतना ही नहीं, अकबर की यह साइकिल बाइक पहले तो 5 रुपए के खर्च का करीब 90 किलोमीटर की दूरी के तय करती थी, लेकिन इस साइकिल और बाइक में बदलाव करते हुए अकबर ने इसे 0 रुपए यानी निःशुल्क खर्च पर सैकड़ों मील तक का सफर करने लायक बना दिया है। देश में फैली कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन की वजह से समाज का हर वर्ग आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना संजोया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री की बातों से प्रेरित होकर रीवा के 40 वर्षीय अकबर खान ने एक साधारण साइकिल को मोटरसाइकिल में बदल दिया। अकबर की सोच ने एक साइकिल को मात्र 5 रुपए के खर्च से करीब 90 किलोमीटर तक का सफर तय करने वाली बाइक बना दिया। इतना ही नहीं, अकबर ने इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स में बदलाव करते हुए उसे 0 के खर्च पर चलने लायक बनाकर इतिहास रच दिया है। रीवा निवासी अकबर खान की साइकिल बाइक की कुल लागत 14,000 रुपए है। इस मोटर बाइक में हेडलाइट, बैकलाइट, एक्सीलरेटर, इंडिकेटर, हॉर्न, ऑन ऑफ स्विच के साथ साथ 12 वोल्ट के 2 बैटरियों का इस्तेमाल किया गया है। इस साइकिल बाइक में एक चार्जिंग सॉकेट भी लगाई गई है, जिससे बैटरियों को मात्र आधे घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इसमें लगी बैटरियों को चार्ज करने में मात्र 5 रुपए की बिजली खर्च होगी। इतना ही नहीं, अकबर ने
अब मोटर बाइक में बदलाव करते हुए इसके पहिए में एक मोटर हब किट लगाया है, जिसके बाद अब साइकिल बाइक में लगी यह मोटर हब किट खुद बिजली को पैदा कर बैटरी को चार्ज कर देगी और इसे चार्ज करने का खर्च भी बच जाएगा। अकबर की साइकिल बाइक को चलाना भी बेहद आसान है और इसकी अधिकतम स्पीड लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, जिसे ज़रूरत के अनुसार कम भी किया जा सकता है। इसके साथ ही यह मोटर बाइक पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। बनाने का उद्देश्य था छात्र छात्राओं के लिए जो आज जा नहीं सकते थे, उनके माँ बाप इतना पैसा नहीं दे सकते थे, तो उनके लिए बनाई गई कि ये अपना साइकिल एक इनको ऐसी बनाई जाए कि इनका किराया भी ना लगे और 5 रुपये में 90 किलोमीटर चले। अगर वो एक हफ्ते भी चलाते तो 90 मीटर नहीं चला पाएंगे और वो अपना डेली कॉलेज आ सकते हैं और स्कूल आ सकते हैं और आने वाली पीढ़ी हमारी जो है वो उनके भविष्य उज्ज्वल हो, इसीलिए इसको बनाई गई। कैसे इसको मैंने एक साइकिल लिया पुरानी, अपने पास इतना पैसा भी नहीं था, उसको फिर हमने एक पुरानी बैटरी लिया, धीरे धीरे उसको उसमें लगा के और चार्ज की गई कितना चलती है। तो शुरू में तो बड़ी दिक्कतें आई, इतना पैसा भी नहीं था खरीदें, और फिर धीरे धीरे उसको हमने नई बैटरी लिया, उधार लिया लोगों से कि हम आपका धीरे धीरे पैसा कर देंगे। उसके बाद हमने उसमें धीरे धीरे सब चीज़ लगाना शुरू किया, ट्रायल किया, तो उससे सक्सेस हो गया। उसमें एक बैटरी लगी है, हब लगा है, इंडिकेटर है, मिरर है, हेडलाइट है। अब अभी शुरू में तो 14,000 का आ गया खर्चा हमारे पास, और आने वाले समय में जैसे अपने को कुछ थोड़ा सा लोगों से रियायत भी अगर मिल जाए तो उसमें हम बैटरी ले आके इसमें कम से कम अपन 7,000 रुपये तक उसको बना सकते हैं। कितना समय लगा साइकिल बनाने में? शुरू में तो 1 महीना लग गया, और आने वाले समय में आपका ये है 10-11 दिन के अंदर इसमें बन जाएगी। प्रेरणा यही मिली कि जैसे अपन लोग खुद अपने पास इतना पैसा नहीं रहता रहा, तो जब बहुत ज़रूरी होता रहा तभी पेट्रोल भरवाते थे, काम लगता था, तो अपने लिए भी सोचा कि यार ऐसी चीज़ बना दी जाए कि पहले तो अपने लिए, फिर छात्र छात्राओं के लिए बनाया गया, फिर अपने हम भी लोग यूज करते हैं, दूसरे लोग को भी यूज करते हैं। मोदी जी का भारत से उससे बहुत प्रेरणा मिली, और उन्होंने कहा कि भाई हम स्वदेशी में अपने इतनी ताकत है लोगों के पास, और हम खुद अपना चीज़ बनाएं और लोगों को रोज़गार भी दें और चाइना का विदेशी सामान का बहिष्कार करें। इसलिए फिर मैंने स्वदेशी चीज़ें बनाई, साइकिल बनाई जाए जो सस्ती, टिकाऊ और 0 मेंटेनेंस। हाँ, एक वो ऐसे है जैसे में बहुत लोगों का बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, जो इतनी ऊंची साइकिल में नहीं चढ़ सकते, तो उनको इतनी छोटी साइकिल चाहिए कि जिससे वो अपना, जिनके पैर नहीं हैं वो भी उसमें रोक सकें, चला सकें और कहीं आ जा सकें। लड़कियां हैं, जैसे 2 लड़कियां हैं कि हम दोनों साथ में चलना चाहते हैं, तो 2 सीटर की भी साइकिल का भी हमने बनाना शुरू करेंगे। रीवा जिले के उचरेला में हार्वेस्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत की खबर सामने आई, जहां उचरेला थाना क्षेत्र के पटेहरा बाजार में आज सुबह एक स्कूटी सवार युवक की हार्वेस्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक सूरज सिंह पिता दिनेश बहादुर सिंह रीवा अपने निजी कार्य से आए हुए थे, लेकिन वापस गांव जाते समय पटेहरा बाजार में सुबह तकरीबन 11 बजे दूसरी ओर से आ रही हार्वेस्टर से युवक की टक्कर हो गई। हार्वेस्टर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल युवक के उपचार के लिए जवा ले जाया गया, जहां से उसे संजय गांधी रेफर किया गया, लेकिन संजय गांधी अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मेरे बच्चे की घटना है, ये रीवा से अपने गाँव की ओर जा रहा था स्कूटी से, तो पटेहरा मार्केट के अंदर उधर से हार्वेस्टर आ रही थी, तो अनबैलेंस होने के कारण से ये इसको नीचे आ गया, वो चक्का के दबने से उसकी मौत हो गई। कितने बजे घटना? 10:30 पौने 11 के लगभग। सूरज सिंह। जिस मार्ग में घटना हुई वहाँ पे हैवी वाहनों का प्रवेश रहता है? हाँ, वहाँ पर आदमी पब्लिक थे, स्थानीय लोग जो अज्ञात है वही फ़ोन किए थे मेरे लिए कि आपके लड़के एक्सीडेंट हो गया, तब मैं घर से भाग के गया हूँ, पुलिस तब तक ले जाके जवा हॉस्पिटल पहुँचा दिया था। कहाँ पर जो घटना? पटेहरा, घटना पटेहरा की है। थाना कौन सा लगता है? थाना अतरैला। उनका नाम क्या है? सूरज सिंह, दिनेश बहादुर सिंह। आज रीवा संभागायुक्त कार्यालय में ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के अतिथि विद्वानों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के जरिए विद्वानों ने अपनी मांग रखी और बताया कि महाविद्यालय द्वारा वेतन न मिलने पर जनभागीदारी समिति के अतिथि विद्वान के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है और मांग की जा रही है कि शासकीय टीआरएस कॉलेज महाविद्यालय में हम सभी जनभागीदारी एवं समिति अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत हैं। हमारी समस्याएं हैं
जिनमें से पहली समस्या यह है कि उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जो अतिथि विद्वान कार्यरत हैं उन्हें किसी दूसरे अतिथि विद्वान से विस्थापित नहीं किया जाएगा और न ही कार्य से पृथक किया जाएगा। विद्वानों की दूसरी मांग के अनुसार दस्तावेज का संधारण पूर्व में हो चुका है, लेकिन वर्तमान प्राचार्य द्वारा पूर्व में भी कई बार दस्तावेज मांगे गए, लेकिन अब महाविद्यालय द्वारा आदेश जारी किया गया कि जो उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध है, ऐसे ही कई मांगों के साथ निराकरण के लिए अपनी मांगों के लिए संभागायुक्त कार्यालय में अतिथि विद्वानों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने आए हम लोग शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के जनभागीदारी समिति अतिथि विद्वान हैं। हम लोगों को मई से लेकर के आज दिनांक तक 1 रुपये का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। मैडम के द्वारा जब हम लोगों से बार बार मिला गया, पूर्व में भी आप लोग भी रहे होंगे, बुलाए हैं आप लोगों को सहयोग मिला। कलेक्टर साहब ने बोला मई जून का आप लोगों को दिलवाया जाएगा, फिर जब पैसा आ जाएगा तो आप लोगों को हम पैसा देंगे, मैडम ने ऐसा बोला। और आज पैसा आए हुए 1 माह हो गए, तो मैडम कभी जांच के नाम पर, कभी किसी के चीज़ के नाम पर कि आज ये है, अब आज दिनांक तक 1 रुपये का भुगतान हम लोगों को नहीं किया गया। और कॉलेज में पैसा आ चुका है शासन के द्वारा, जो स्कॉलरशिप का पैसा होता है वो पैसा भी आ चुका है। और पूर्व में जब हम लोग ज्वाइनिंग मांगने गए तो बोली कि आप लोग अपना रिकॉर्ड जमा करिए, हम मेरिट बनाएंगे, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है किसी अतिथि विद्वान को किसी दूसरे अतिथि विद्वान से विस्थापित नहीं किया जाएगा। तो उस समय कलेक्टर साहब के हस्तक्षेप के, कलेक्टर महोदय के हस्तक्षेप के बाद ये बंद हुआ। फिर हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई। अब आज पुनः परसों आदेश निकाल करके फिर से हम लोगों का रिकॉर्ड मांगती हैं कि आप लोग रिकॉर्ड संधारित करना, आप लोग अपना रिकॉर्ड जमा करिए। तो उनकी मनसा साफ नहीं कि हम लोगों के साथ करना कि हमारा भुगतान करेंगी या नहीं करेंगी, या हम लोगों को नौकरी से बाहर करने वाली हैं, क्योंकि श्रमिक तो बाहर हो चुके हैं। श्रमिक हमारे यहाँ 150 से 200 थे, तो 40-50 होंगे, बाकी सबको उन्होंने बाहर कर रखा है। अब हम लोगों को कलेक्टर साहब के निर्देश के बाद ज्वाइन करवाई थी और आज तक भुगतान नहीं थी, इसलिए कमिश्नर साहब के पास आए हैं, ज्ञापन देंगे कि हम लोगों को मानदेय दिलवाया जाए। त्यौहार भी आ गए, हम लोगों का जीवन यापन अब कठिन हो चुका है। आज 5-6 महीने से हम लोगों को 1 रुपये भुगतान नहीं मिला। आज के आधुनिक युग में लोग भले ही अपनी संस्कृति और परंपरा को भूल जा रहे हैं, लेकिन रीवा में निरंतर पिछले 189 सालों से नृत्य राघव मंदिर में रामलीला चलती आ रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं और रात भर रामलीला का मजा लेते हैं। नृत्य राघव मंदिर का निर्माण तत्कालीन रीवा महाराज अजीत सिंह जी ने करवाया था। यह मंदिर काफी पुराना है। इस प्रतिष्ठित मंदिर में राम जानकी की मूर्ति में से राघव राम की मूर्ति नृत्य की मुद्रा में है, इसलिए इस मंदिर का नाम नृत्य राघव मंदिर पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम की इस तरह की मूर्ति दुनिया में और कहीं नहीं है। रीवा महाराज रघुराज सिंह एक बार काशी विश्वनाथ गए थे और वहां उन्होंने रामनगर के रामलीला का भी दर्शन किया था। महाराज रघुराज सिंह को ये रामलीला इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस लीला को अपने रीवा में करने का संकल्प लिया था। उसके बाद से रीवा में भी रामलीला का आयोजन शुरू हो गया है, जो पिछले 179 सालों से निरंतर नृत्य राघव मंदिर में चलता आ रहा है। पहले महाराज रघुराज सिंह की तरफ से पूरा खर्चा दिया जाता था। किले की तरफ से हाथी घोड़े भेजे जाते थे। भगवान श्री राम इसी हाथी पर सवार होकर नदी स्नान करने जाया करते थे। गाजे बाजे और बहुमूल्य पोशाकों का इंतजाम भी किले की तरफ से किया जाता था। रामलीला समाप्त होने के बाद कलाकारों को सम्मानित भी किया जाता था। ये रामलीला पहले पूरे 1 महीने तक चलती थी, लेकिन अब 9 दिन ही होती है। अब इस मंदिर की पूरी जिम्मेदारी सरकार के हाथों में है। पहले रीवा महाराज द्वारा इसकी पूरी देखभाल की जाती थी। रामलीला 1840 में पहली बार हुआ था। वास्तव में रघुराज सिंह ये पहली बार 1840 में रामलीला करवाए थे। रामलीला का आयोजन सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि रामलीला एक बार उन्होंने रामनगर की रामलीला देखने गए बनारस। उन्होंने जब रामनगर की रामलीला देखी तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ के जो महाराजा थे, राजा थे, वहाँ जब रामलीला शुरू होती थी, प्रारंभ होती थी, उसके पहले 20 मिनट 1 घंटे पहले आते थे और वहाँ पूरी रामलीला देखते थे। जब रामलीला ख़त्म हो जाती थी तो 1 घंटे बाद, पूरी व्यवस्था देखने के बाद 1 घंटे बाद फिर जाते थे। तो उन्होंने देखा कि रामनगर की रामलीला राजा होते हुए भी वो रामलीला का मंचन, राघव का मंचन करवा रहे हैं, रामचरित रामायण का मंचन करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने रीवा में क्यों ना कराऊं। तो रीवा जब लौटे तो उनके मन में एक ख्याल आया कि हम अपने रीवा में भी रामलीला करवाएंगे। तो 1840 में पहली बार रामलीला का आयोजन किया गया और नित्य राघव मंदिर में यहाँ तो रामलीला का आयोजन पहले अलग अलग जगहों में होता था। यहाँ का रामलीला जब होता तो मुकुट पूजन यहीं होता था, अपने नित्य राघव शरण मंदिर घोंघर में, और लक्ष्मण बाग में जो है तो स्वयंवर होता था।
और राज्याभिषेक अपने किले में होता था, जहाँ उनका किला है इस समय उपराहटी में जहाँ किला है वहाँ राज्याभिषेक होता था। और लंका जो है तो आपके झिरिया में बनती थी। और इसी तरह जब रावण वध का जो कार्यक्रम होता था वो आपके एनसीसी ग्राउंड टीआरएस कॉलेज में होता था। अन्य जगहों में बिछिया में भी कार्यक्रम होता था। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों में पहले कार्यक्रम रामलीला का किया जाता था, महाराजा साहब द्वारा कराया जाता था। जब महाराजा साहब का इसे राजतंत्र का जब राजाश्रय ख़त्म हो गया तो जब ये गवर्नमेंट के हाथों में आ गया तो उसको एक निश्चित सीमा कर दी गई और नित्य राघव शरण मंदिर में ही ये बीते 18 अक्टूबर को पाली थाना क्षेत्र के बधवा बारा में एक अज्ञात शव पुलिस ने बरामद किया था, जिस पर मर्ग कायम कर जांच की गई, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। वहीं एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र के बधवा बारा ग्राम के समीप सड़क किनारे पुलिस ने शहडोल निवासी शुभम मिश्रा का शव पाया। घटना को लेकर पुलिस ने गंभीरता के साथ छानबीन की और रवि पिता घनश्याम सोनी, शानू पिता होरीलाल कोल, दीपक पिता दशरथ प्रसाद द्विवेदी सभी निवासी सुहागपुर शहडोल को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहवाल ने बताया कि उक्त घटना नशे की हालत में 4 युवकों द्वारा कारित की गई। घटना स्थल से ही नशे का सामान सहित अन्य चीजें बरामद की गई हैं। साइबर सेल और पुलिस जवानों की मदद से इस अंधी हत्या का खुलासा हो सका। हमारा स्टाफ गया तो शव की स्थिति थी, उसको देख के लगा कि 302 का प्रकरण है, तो FIR रजिस्टर करी गई और अज्ञात लाश को पहले आइडेंटिफाई करा गया, वो शहडोल निवासी के रूप में हुआ। और फिर उसके आधार पर वो जो लाश जिसके साथ देखा गया था उसके आधार पर हमने आइडेंटिफाई किया 3-4 लोगों को, उनकी सघन रूप से तलाश वगैरह की गई थी और उनसे उनको पकड़ के जब पूछताछ करी गई तो उन्होंने जुर्म करना कबूल किया। उनमें से 3 लोग रवि, सोनी, दीपक और शानू को अभी पुलिस की हिरासत में है और जेल में किए जा चुके हैं। एक फरार है, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके। प्रेरणा जन कल्याण समिति द्वारा मां कालरात्रि शीतला देवी की कृपा से आज दोपहर 1:30 बजे 51 मीटर की लंबी कलश यात्रा एवं भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शिव मंदिर ग्राम नगमा से प्रारंभ होकर मां शीतला देवी मंदिर शीतला जवा तक पहुंची। चुनरी यात्रा की संयोजक एवं प्रेरणा जन कल्याण समिति की अध्यक्ष जिला पंचायत शहडोल उपाध्यक्ष पूर्णिमा तिवारी के निवेदन पर सामूहिक धार्मिक आयोजन में सभी ग्रामीण वासियों ने सब परिवार शामिल होकर कार्यक्रम को गरिमामय बनाया। आयोजन के संरक्षक रमाशंकर मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रीवा द्वारा बताया गया कि मां शीतला देवी मंदिर प्रांगण में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के अंतर्गत कलश एवं चुनरी यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। सभी क्षेत्रीय लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। आज का जो हमारा आयोजन था, प्रेरणा जन कल्याण समिति हमेशा से ही धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों को करती रही है और आज उसी तारतम्य में ये हमारे समिति की 3री चुनरी यात्रा थी, जिसको भव्य बनाने के लिए ग्राम नगमा से, ग्राम सितलाहा से, ग्राम खरपटा से, गाढ़ा से, गुलरिया, कटांगी, गोहटा, लूक मतलब क्षेत्र के ज़्यादातर गांव के लोग और भक्त यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, जिसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरे एक बुलावे पर यहाँ पर पहुँचकर माता के चरणों में चुनरी अर्पित करवाने में जो सहयोग और समय दिया है, उसके लिए मैं सभी की तहे दिल से आभारी हूँ। आगामी समय में क्या चुनरी यात्रा और हो सकती है? बिल्कुल हो सकती हैं, बस उसमें चाहिए लोगों का सहयोग और सहयोग देने में हमारे क्षेत्र के लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। सब बढ़ चढ़कर ऐसे कार्यक्रमों में उत्साह के साथ भाग लेते हैं, जिसके लिए मैं अभी सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शहडोल जिले के जनपद बुढ़ार अंतर्गत ग्राम शाहपुर में इंजीनियर व पंचायत कर्मी की मिलीभगत से पंचायतों में भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। आज कई वर्षों से ग्रामीण परेशान हैं। समस्या न जाने कब खत्म होगी और ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार पर कब लगाम लगेगी। ग्राम पंचायत शाहपुर में ग्रामीण रोड के लिए परेशान है। बस्ती के अंदर रोड तो बनी हुई है, लेकिन उस रोड में चलना मुश्किल है। आखिर यह कैसी ग्राम पंचायत जहां रोड निर्माण भी सही ढंग से न करा सकी। वहीं आज 1.5 वर्ष या 2 वर्ष पूर्व से बस्ती के अंदर आने वाली मुख्य रोड जहां पर पुलिया निर्माण हुआ था, आज वह पुलिया 2 वर्षों से टूटी हुई है, लेकिन पंचायत कर्मियों की नजर उस पुल पर नहीं जा रही। क्या पंचायत कर्मी किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं
या तो पंचायत कर्मी ही बता सकते हैं। मीडिया ने ग्रामीणों की कई समस्याओं को प्रकाशित किया, जिसमें आज जूनियर इंजीनियर नरेंद्र सिंह ग्राम शाहपुर जांच पर पहुंचे। वहीं गांव में कभी एक सरकारी कुआं हुआ करता था। उस कुएं से पूरे शाहपुर के ग्रामीण पीने का पानी उपयोग करते थे, लेकिन आज उस कुएं की हालत ऐसी बन चुकी है कि उस कुएं का पानी जानवर भी ना पिए। वह कुआं पूरी तरह से टूट चुका है। वहीं एक बगल में हैंडपंप भी बना हुआ है, लेकिन उस हैंडपंप का पानी कभी आता नहीं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो ग्राम पंचायत में अभी भी है, लेकिन इसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ। आवास योजना से लेकर पीने के पानी, हैंडपंप, ये तमाम समस्याएं, इसके साथ ही भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। और जो जैसी कार्यवाही के लिए है उनके लिए इसमें की जाए। और सर लगातार देखा जा रहा है पंचायत के खुलने का समय जो कि 10 बजे से 5 बजे तक का है, जो कि ग्रामीणों का कहना है कि किसी समस्या को लेके जाते हैं पंचायत बंद पाते हैं। ये भी एक समस्या है सर, इसमें भी मैंने भी देखा इसकी जी। और मैंने अपने उपरोक्त जो उच्च अधिकारियों को शिकायत की थी जी कि वहाँ समय से पंचायत भवन नहीं खुलता। मैं कई बार इस तरह आया हूँ। ये कार्यवाही लायक है, ये संबंधित ऊपर कार्यवाही की जाए। हाँ, कार्यवाही लायक है जांच के हिसाब से जो भी है। क्या नाम बताए सर? सर नाम? हाँ, मैं नरेंद्र सिंह परमार पेंटी हूँ यहाँ पे, अभी नया आया हूँ संविदा पर। तो मुझे भी ये कष्ट है इस चीज़ का। ग्रामीणों ने कई बार मेरे को भी बताया और मैंने उच्च अधिकारियों को भी बताया है इस चीज़, और जहाँ तक कार्रवाई बहुत जल्दी है। आपका फील्ड, आपका रेंज कौन कौन सा है सर? ये हमारी खामी डोल में 12 पंचायत हैं। अभी जो पेनरोज की 6 पंचायत थी वो भी अभी हमको मिल गई हैं। ये खामी का पूरा सेक्टर है 12 पंचायतों का, उसमें ये भी शाहपुर भी एक पंचायत है। क्या नाम बताया सर? नरेंद्र सिंह परमार, उपेंद्री हूँ संविदा पर। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।